और पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्र की एनडीए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह पर वीबी जी राम जी बिल लेकर आई और इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास भी कर दिया गया। और जब से बिल ये पास हुआ तभी से इस पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस मनरेगा को खत्म करने के तमाम आरोप केंद्र पर लगा रही है। साथ ही कुछ लोग वीबी जी राम जी बिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। आखिर मनरेगा और वीबी जी राम जी में क्या कुछ अंतर है, क्यों इसे बदलने की जरूरत पड़ी, और ये हम रोज रोज आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई को नकारते हुए कांग्रेस और साथ ही कुछ लोग, कांग्रेस जो है वो लोगों को गुमराह करके सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सोनिया गांधी की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। यह कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके। दरअसल हाल ही में सोनिया गांधी की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है और सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर इस वीडियो संदेश के जरिए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया गया है। यह बयान उनकी तरफ से सामने आया और वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साधा और वीबी जी राम जी बिल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि साल 2004 में आम सहमति से यह कानून पास हुआ था और मनरेगा को उन्होंने क्रांतिकारी कदम बताया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। अब सोचिए कि मुकाबला करने की बात सोनिया गांधी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है और इसी तरीके और इसी के साथ में कई सारे आरोप भी वो लगा रही हैं। लेकिन सबके बीच में अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस को लेकर, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम की बात करती है तो मेरा एक सवाल सभी कांग्रेसियों से है, कोई एक कांग्रेसी जवाब दे दे। 1989 जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1999 इसका नाम जवाहर स्वर्णिम रोजगार योजना रख दिया गया। 2001 संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया, जिसमें फूड फॉर वर्क। और 2004 में इसका नाम, जब फिर वापस यूपीए सरकार आई तो इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रखा गया। और जब 2009 में फिर जाके महात्मा गांधी नरेगा नाम इसका रखा गया। तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं, इनको महात्मा गांधी 2009 में याद आए, इससे पहले याद नहीं आए? पहले क्यों नहीं याद आए? पहले तो जवाहर जी के नाम से रखा था।
तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस से वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं वीबी जी राम जी बिल को लेकर के, और उसके कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से यह बयान सामने आया है वीडियो संदेश में। ये देखिए कृतिका, कांग्रेस का जो विरोध है उसमें दो रणनीति नजर आती है। जब ये बिल आया संसद में, शुरू में पूरा विरोध इस पर था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया जी। और उसका जब जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जोरदार तरीके से दिया गया कि इससे पहले जब योजना थी उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था और जवाहर के नाम पर जो योजना थी तो आपने जवाहर का नाम हटाया, तो क्या आप नेहरू विरोधी हो गए? और तर्कों के साथ सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी कि गांधी जी दिल में बसते हैं और तमाम योजनाएं उनसे प्रेरणा लेती है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। फिर कांग्रेस ने थोड़ी सी रणनीति बदली और अब वो कह रहे हैं कि गारंटी खत्म की गई है और राज्यों पर बोझ बढ़ाया गया है। अब उस तरह इस नए कानून का विरोध किया जा रहा है। अब बीजेपी ने पलटवार किया, सत्ता पक्ष ने पलटवार किया कि देखिए 100 की जगह 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी है, 15 दिन की जगह अगर 1 हफ्ते ही देरी होती है मजदूरी की तो इसमें प्रावधान है। तो फिर कहां दिक्कत है? अब बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल जो कच्चा काम होता था उसमें बहुत भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, उसको रोका गया है। तो ये कौन स्वीकार नहीं करेगा कि मनरेगा लागू होने के बाद उसमें बहुत भ्रष्टाचार था जो समय के साथ कम हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ कानून के प्रावधानों की वजह से ये इसमें गुंजाइश बनी रहती थी। तो उनको दूर करने का काम जब मोदी सरकार ने किया है, संसद में बिल लाकर दोनों सदनों में पारित हुआ है, 6 महीना राज्यों को समय मिलेगा, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? ये बात अब सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी और आरोप भी, लेकिन इसके साथ ही हरिकिशन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकिशन जी, अगर हम देखें तो समय की जरूरत है परिवर्तन करना, यहां तक कि आपके हमारे पास में जो मोबाइल फोन है वो भी समय समय पर अपग्रेड होते हैं। तो आखिर क्यों योजनाओं को अपग्रेड ना करने के लिए कांग्रेस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई है? क्यों मनरेगा को ही कांग्रेस चाह रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मनरेगा का एक अगला कदम है वीबी जी राम जी, क्योंकि उसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। 100 दिन से 125 दिन रोजगार की गारंटी की बात कही जा रही है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक होगा, ये तमाम बदलाव उसमें किए गए हैं। हरिकिशन जी, देखिए, कोई भी योजना जब सरकार लेके आती है तो वो उस सरकार की राजनीतिक दर्शन, उसकी सोच और उसके जो घोषणा पत्र है उसमें किए गए वायदों का वक्तव्य होती है। वो योजना वो उसको मूर्त रूप देती है, जो भी राजनीतिक दल हो सत्ता में। नरेगा जब आया, नरेगा उस समय तत्कालीन सरकार की, उस समय हमारे देश की जिस तरह की स्थितियां थीं, आर्थिक सामाजिक स्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए नरेगा को डिजाइन किया गया। 2009 में उसका नामकरण भी महात्मा गांधी नरेगा किया गया। और आज जब 20 साल बाद जैसा आपने कहा कि बदलाव की आवश्यकता होती है, तो बदलाव के रूप में ये विकसित भारत जी राम जी विधेयक जो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है, ये आपके समक्ष है। और ये आज की जो परिस्थितियां हैं, आज के जो सरकार के लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और आप एक चीज़ अगर देखें, आप नरेगा कानून का उद्देश्य पढ़ें तो उसकी पहला उद्देश्य उसमें बहुत ही स्पष्ट था कि नरेगा ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाया गया है। और विकसित भारत जी राम जी विधेयक का अगर आप उद्देश्य पढ़ें तो इसका उद्देश्य भी स्पष्ट है कि ये देश को जो विकसित बनाने का एक समग्र लक्ष्य है, एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की दिशा में गांव का विकास हो, विकसित बने गांव, और उस लक्ष्य के साथ साथ जो रोजगार की गारंटी है वो 125 दिन की गारंटी उन परिवारों को मिले जिनके सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल श्रम करना चाहते हैं गांव में रहते हुए। तो दोनों ही जो कानून हैं
दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि में आए हैं, अलग अलग समय पे आए हैं जी। और अलग अलग राजनीतिक सोच के साथ और उद्देश्य के साथ आए हैं। लेकिन इसमें देखिए हम सभी का लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र हो साल 2047 तक। और विकसित राष्ट्र में हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, किसानों की अपनी भूमिका है, मजदूरों की अपनी भूमिका, महिलाओं की, युवाओं की, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो आखिर क्यों इसके पीछे इतने तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और मनरेगा को खत्म करने की बात कही गई है कि मनरेगा को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया, उससे दबा दिया गया है। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हम जब कोई राजनीतिक दल अपनी बात रखता है तो वो अपने राजनीतिक दृष्टि के आधार पर रखते हैं। आप अगर इन दोनों विधेयकों को समानांतर रख के देखें जी। कि जैसा मैंने कहा, नरेगा का उद्देश्य श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित करना था, उसको बढ़ाना था। जी। यहाँ पर उद्देश्य आपका उस आजीविका की गारंटी रखते हुए आपको एक दूसरा उद्देश्य जो है, बड़ा उद्देश्य जो आपने तय किया है, विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उसमें ये कार्यक्रम कैसे उपयोग हो सके, कैसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो उसमें कैसे रोल अदा कर सके, तो इसके प्रावधान इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। तो विरोध का कारण अगर देखिए नाम है, विरोध का कारण अगर प्रावधान है, तो मैं समझता हूँ प्रावधान विरोध का बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। नाम तो सरकारी योजना का आप जो राजनीतिक दल सत्ता में है, जो उनको लगता है उपयुक्त नाम आप तय कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान जो है वो प्रावधान लोगों के हित में है, वो प्रावधान लोगों को किस तरह फायदा पहुंचाएंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। और चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि अब ये योजना जिस रूप में है, नरेगा एक अलग कानून था, वो इसके बाद रिपील हो जाएगा जब ये लागू होगा विकसित भारत जी राम जी। तो अब हमको चर्चा मेरे ख्याल से इस बात पे करनी चाहिए कि विकसित भारत जी राम जी के जो प्रावधान है उनका जमीन पे कैसे क्रियान्वयन होगा, उनमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या उससे सीख मिल सकती है, कैसे उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि जिन लोगों को उससे फायदा पहुंचना है उनको उसका पूरा फायदा पहुंचे, और जो कमियां विगत में रही हैं वो कमियां दूर की जा सकें। जी, आपने खुद ही कहा कि मनरेगा में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी और समय के साथ बदलने की भी जरूरत हर चीज को होती है। लेकिन आखिर ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिनमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी समय के साथ? देखिए, एक तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है, और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि इसके क्रियान्वयन में अनियमितताएं हैं, और कई और कार्यक्रमों में भी इस तरह की अनियमितताएं होती हैं कि जहां पर अपात्र व्यक्ति उस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो अगर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसमें चाहे सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है, या बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के माध्यम से जो नरेगा में भी प्रयोग किया गया था उसकी बात कही गई है। अगर सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र और प्रभावी निगरानी तंत्र अगर आप विकसित करते हैं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, और उससे अगर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि अनियमितताएं कम हो, सिर्फ पात्र लोगों को ही इसका फायदा मिले, और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल ना हो और कम से कम हो, तो मैं समझता हूँ कि ये संसाधनों का सदुपयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निक के तौर पे भी अगर हम देखें तो इसमें पूरा डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है, आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, और इस तरीके के कई सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जब से संसद में इसको पेश किया गया था, संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तभी से लगातार विरोध इसका किया जा रहा है, जबकि इस बीच में शिवराज सिंह चौहान हर एक सवाल का जवाब दे चुके हैं। यहां तक कि भी हाल ही में भी उन्होंने जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं लोगों के द्वारा और खासतौर पर विपक्ष के द्वारा जो जिस तरीके की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसको इस पर एक बार फिर से अपनी बात कही और जवाब दिया उसका। इसका देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कानून था नरेगा, और जब आया तो बड़ी चर्चा हुई। इस बात की भी चर्चा हुई कि ग्रामीण इलाकों में इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात की भी चर्चा हुई कि इसमें बहुत बंदरबाट होती है, जो फायदा श्रमिकों को मिलना चाहिए वो पंचायत प्रमुख या फिर ब्लॉक के स्तर पर या लोग उठा लेते हैं, श्रमिकों तक कम फायदा होता है। बदलाव किए गए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, सीधे खाते में जब पैसा जाना शुरू हुआ तो काफी हद तक
वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हालांकि वहां पर भी कुछ दिक्कतें आई। ये महसूस किया गया कि नरेगा, जो मनरेगा बना बाद में, उसके कुछ प्रावधानों में ये है कि जो मिट्टी के काम है उन पर बहुत प्रमुखता है। तो स्थायी ढांचा गांवों में बने, बुनियादी ढांचा, वो मनरेगा से दिखाई नहीं देता। आप किसी गांव में जाइए तो आपको तालाब खुदा जरूर मनरेगा से नजर आएगा, कोई कच्ची सड़क बनी जरूर नजर आएगी, लेकिन टिकाऊ पर संपत्ति बने ये दिखाई नहीं देता। जी। तो फिर वहां पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बहुत होती है। बिल्कुल। तो ये जो नया कानून आया है, इसमें टिकाऊ पर संपत्ति गांव में बने उनका प्रावधान जोड़ा गया है। देखिए, जल संरक्षण पर अभी बहुत जोर है। 4 जगह पर जहां पैसा खर्च करने के लिए कहा गया, वहां पर जोर है। तो ये नहीं है कि विपक्ष को आलोचना नहीं करनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण कानून की जगह पर कोई दूसरा कानून आ रहा है तो जरूर है विपक्ष को लगता है कि उनसे क्रेडिट जाएगा उनकी सरकार से, और उसके नए प्रावधान की कमियां गिनाई जाए। लेकिन यहाँ तो प्रावधान बेहतर है। तो फिर विपक्ष को लगा कि महात्मा गांधी जी के नाम पर चर्चा की जाए कि उनका नाम क्यों हटाया गया, तो उस पर भी तर्क आए। अब देखिए, 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और इसमें तमाम बदलाव। तो कहा गया कि राज्यों पर आप बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं, यानी केंद्र अपनी जिम्मेदारी हटा रहा। अब जो आंकड़ा है उसमें कहा गया कि राज्य का बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन केंद्र ने अपने पैसे को लेकर हिस्सेदारी कुल राशि में बढ़ोतरी की है और आगे और करने वाला है। तो फिर क्या राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गांव का विकास? बिल्कुल। विकसित राष्ट्र, विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और ऐसे में ये जो बिल लाया गया ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें इसकी भी अपनी एक अहम भूमिका नजर आएगी। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हरिकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय न्यूज पंच को देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण